हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स एंड उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यूज़पेपर फॉर 28 जुलाई 2025 हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज़ का, एंड रिसोर्स मैं आपको पहले से ही बता दूं कि आज हम द हिंदू को ही फॉलो करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के बाद हम क्या करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, देन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देन उसका आंसर जो है ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा आपको, उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एंड जो डेली यहाँ पर फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा। सो अब जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2026 के यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक प्रोग्रेस ट्रैकर है जहाँ पे आपको स्टडी वाइज प्लानर मिल रहा है। एंड ये प्लानर जो है यहाँ पे टॉपिक एंड सब टॉपिक वाइज आपको सब्जेक्ट वाइज चीजें मिल रही हैं। एंड एक प्रोग्रेस ट्रैकर के तौर पर अगर मैं आपको इसका फ्रंट पेज दिखाऊं तो एक यहाँ पर आपको चेकबॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, सो जैसा भी हिस्ट्री का है, ठीक है, डे 1 पे आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, किस हिसाब से आपको शेड्यूलिंग करनी है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, सब टॉपिक्स उसके दिए गए हैं, हैंड ट्रैकर के तौर पे आपको यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बाय फिलिंग इन योर डिटेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमारा 3 ऐसे डिफरेंट न्यूज हैं बट तीनों की तीनों यहाँ पर एक ही चीज के साथ मर्ज होके चीजें बता रही हैं, दैट इज फ्लडिंग। ठीक है, सो flood warning issued to 11 districts in Tamil Nadu as inflow of Metor reservoir increases। तो अब आपका होमवर्क यहाँ पे क्या होता है, हर बार हम आपको बताते हैं चीजें कि न्यूज क्या क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट के तौर पे मैं बता रही हूँ फ्लडिंग, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ मॉनसून। ठीक है, एंड सारी की सारी चीजें जो है आपको फ्लडिंग के बारे में यहाँ पे पूछी जा रही है। मेतोर रिजर्वॉयर कहाँ पे है आपको वो देखना पड़ेगा। देन स्टैनले रिजर्वॉयर इन सेलम इन तमिलनाडु इंक्रीज हो गई है, उसकी जो आप कह सकते हो इनफ्लो या वाटर की जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज बाय 1,04,000 क्यूसेक्स। ठीक है, अब उसके हिसाब से अब आप देख रहे हैं कि डैम जो है मेटोर डैम, उनकी भी कैपेसिटी 120 फीट यानी कि एवरेज से ऊपर या नॉर्मल से ऊपर उसकी जो हाइट है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया था। एंड एज अ रिजल्ट जो सरप्लस है वैसे देखा जाए उसका कावेरी रिवर के अंदर जो है लेआउट किया जाता है। ठीक है, उसका फ्लो जो है अगर एक्स्ट्रा सरप्लस रिजर्वॉयर के अंदर हो जाता है हमारे पास तो वो कावेरी रिवर के अंदर छोड़ा जाता है। बट कावेरी रिवर के आसपास वाले जितने भी लोग हैं उनको रिलोकेट करने की बात की जा रही है, क्योंकि वहां पे भी एज अ रिजल्ट फ्लडिंग तो होगी। अब पानी का अगर लेवल वहां पे भी बढ़ेगा, एक्स्ट्रा वाटर छोड़ा जाएगा, सो अब जो कैचमेंट एरियाज है उसके आसपास वाले विलेजेस हैं जो लोग वहां पे रहते हैं, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। सेम फॉर द केस ऑफ स्वोलन रिवर्स रेक हैवक इन ओडिशा, 11,000 अफेक्टेड। तो यहाँ पर लोग जो है अब वो भी अफेक्ट हुए हैं। तो 11,000 पीपल इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा have been affected and rescue किया जा चुका है लोगों को, that is 1,000 people। and affected areas कौन से हमारे पास, मयूरभंज, बालासोर, भादरक, जयपुर, सुंदरगढ़ एंड क्योंझार डिस्ट्रिक्ट्स। ओवरफ्लोइंग जो है सुबर्ण रेखा रिवर की, बैतरनी रिवर एंड जालका रिवर, ये तीनों की वजह से यहाँ पर है। तो रेस्क्यू वाले लोग जो है जब उनको अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रेफ्यूज प्रोवाइड किया जा रहा है, अब रेस्क्यू करके उनको वहाँ पर स्पेसिफिक जगह जो एलोकेटेड है फॉर द पीपल, उनको वहाँ पर प्रॉपर एड भी पहुँचाई जा रही है। सेम फॉर द केस ऑफ वाटर गशेज इन तुंगभद्रा डैम इन कर्नाटका, एंड जो यहाँ पर रिलीज्ड वाटर यानी कि कंट्रोल के साथ रिलीज किया जा रहा है वाटर, बट इंपैक्ट जो वही है कि फ्लडिंग होने वाली है। सो अब सवाल हमारे पास क्या है इससे जुड़ा, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड स्टेट्स। चामेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट JNK स्टेट के साथ आपको देखना है कितनी करेक्टली मैच्ड है। देन कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट गुजरात, इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्टली मैच। ठीक है, कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंड रावी रिवर पे है। कोयना की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कोयना रिवर के ऊपर है। एंड इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश नर्मदा के अंडर है। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन थी इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो करेक्टली मैच थी। ठीक है, सो अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री नियरली लॉस्ट द प्लॉट ड्यूरिंग इंडस वाटर ट्रीटी टॉक्स। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमारे अंदर, या आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको एक चीज को यहाँ पे नोटिस करना है कि न्यूज जो है एक्चुअली में इतने ज्यादा काम की नहीं है हमारे पास, बट ये इंडस वाटर ट्रीटी की बात जब आ रही है हम उसके ऊपर ही सिर्फ फोकस करेंगे। बाकी जो न्यूज है यहाँ पर कुछ भी उसका लेना देना नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उन्होंने एक बुक पब्लिश की है, दैट इज नो मिनिस्टर नेविगेटिंग पावर पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद अ स्टीली रिजॉल्व। ठीक है, मिस्टर गर्ग जो है अब उन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे और कुछ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी उनका ओपिनियन है जो भी उन्होंने बुक के अंदर लिखा है, तो हमें इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है। तो कॉन्टेक्स्ट भी क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का
जो कॉन्फ्लिक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द इंडस रिवर एंड उससे जुड़ी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी वाटर शेयरिंग के ऊपर जितना भी डिस्प्यूट है उसको हम इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर क्या हुआ है, सुलह हुई थी। एक तरह से ट्रीटी को साइन किया गया था कि ईस्टर्न रिवर्स का एक्सेस जो है वो इंडिया के पास होगा, वेस्टर्न रिवर्स का एक्सेस जो है वो पाकिस्तान के पास जनरली होगा, है ना। तो वो कौन से रिवर्स है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम सवाल देखते हैं। ठीक है, जो किशन गंगा रिवर है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। ठीक है, सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईदर अ न्यूट्रल एक्सपर्ट और द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। अब जो किशन गंगा रिवर है ना, तो किशन गंगा वहां पर प्रोजेक्ट बन रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, विच इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन। ठीक है, सो अब ये चेनाब की नहीं जेलम की ट्रिब्यूटरी है। एंड एज यू ऑल नो कि जो अब वेस्टर्न रिवर्स अगर पाकिस्तान के पास है तो एज पर इंडस वाटर ट्रीटी जो शेयरिंग ऑफ वाटर्स होगी उसके अकॉर्डिंगली भी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो वेस्टर्न रिवर्स है उसके ऊपर इंडिया अप टू अ कंट्रोल्ड मैनर प्रोजेक्ट्स को रख सकता है, बना सकता है। बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपस में म्यूचुअल एग्जिस्टेंस या म्यूचुअली आपको एक पाथ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो चीज़ नहीं हो पाई, तो इसलिए किशन गंगा रिवर पे जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसमें पाकिस्तान को यहाँ पर इशू है। सो रिपीटेडली अगर यहाँ पर बात की जा रही है तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी एक तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रोविजन एग्जिस्ट करता है जो कि सबसे पहले अपनाया जाएगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत जो दोनों कंट्रीज हैं पाकिस्तान एंड इंडिया, एक आर्बिट्रेटर जो कि न्यूट्रल होगा उसको अपॉइंट करेंगी। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यहाँ पर मतलब क्या होता है? पहली चीज एक तो ये होगा। दूसरी चीज है कि अगर हमारे पास कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की दोनों कंट्रीज के बीच में सहमति अगर नहीं बैठती है तो वर्ल्ड बैंक जो है वो बीच में इंटरवीन करेगा और एक न्यूट्रल व्यक्ति को अपॉइंट करेगा एज एन आर्बिट्रेटर। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यहां पर यही है कि आइदर एक कोई भी मुद्दा अगर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आता है तो या तो आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को यूज कर सकते हो या वर्ल्ड बैंक को यूज कर सकते हो इन दैट केस, या वर्ल्ड बैंक की इंटरफेरेंस को या उसकी पावर जो उसको इंडस वाटर ट्रीटी ने दी है उसको यूज कर सकते हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक में भी, या आप कह सकते हो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अगर आपकी मर्जी का डिसीजन नहीं आता है या कोई भी अब रिजल्ट उसमें नहीं निकलता है तो आप वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जा सकते टू अपॉइंट न्यूट्रल आर्बिट्रेटर इन दैट केस। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि एक मुद्दे के लिए कोई एक ही चीज को, एक ही आर्बिट्रेशन के तरीके को आप चूज करोगे। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डिसीजन दिया जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन सर्ट fixes website flaw that explores sensitive data of voluntary organ donors. So basically अब हमारे पास जो ऑर्बो है that is organ retrieval banking organization, उनकी एक वेबसाइट है और ये ऑर्बो जो है एक तरह से नोडल मिनिस्ट्री है या नोडल एजेंसी की तरह आप मान सकते हो, नॉट मिनिस्ट्री, नोडल एजेंसी की तरह आप इसको मान सकते हो कि जितनी भी ऑर्गन डोनेशंस होती हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, उन सभी का एक प्रॉपर रजिस्टर है वो, इंक्लूडिंग द नेम्स of the receiver and the donor along with the address। तो अब क्या हुआ था, इसके अंदर कुछ ना कुछ इशू निकल के आया था जिस वजह से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ऑफ दिस रजिस्टर वो किसी को भी एक्सेसिबल हो सकती थी। ठीक है, विच इज इन वायलेशन ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। तो उसके ऊपर अब काम करके सारा डेटा जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, आने वाले टाइम में ऐसे सेंसिटिव डेटा दोबारा लीक ना हो, इसी की ही यहाँ पर उन्होंने बात कही है। ठीक है, सो अभी एम्स के अंदर जो है ऑर्बो काम करता है। ठीक है, या आप कह सकते हो एम्स के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पर काम करता है। तो ऑर्बो इज द नोडल फैसिलिटी फॉर कैडावर ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ द एम्स। बस इसके अलावा और कुछ यहाँ पर न्यूज में देखने वाला नहीं है। तो हमें सर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है। देन सर्ट जो है दैट इज सर्ट इन। ठीक है, इट इज ऑपरेशनल सिंस 2008। सेकेंड, सर्टिन इज द नोडल एजेंसी फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी इवेंट्स इन इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट। जो सर्ट इन है वो 2004 से ऑपरेशनल है। तो देख लेते हैं डिटेल में इसका आंसर क्या है हमारे पास, कि सर्ट इन क्या है। हमारी तरफ से किसी भी तरह का कंप्यूटर्स के अंदर नेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा ग्लिच या इशू आ जाता है तो सर्ट इन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इन स्टैंड्स फॉर इंडिया हेयर। ठीक है, एंड कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी अगर कोई इशू आता है दैट इज सर्ट। ठीक है, एंड इट इज ऑपरेशनल सिंस जनवरी 2004।
तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से सर्टेन जो है, इट इज एन इंडियन साइबर कम्युनिटी जो कि अब नोडल एजेंसी है फॉर रिस्पॉन्डिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एज एंड व्हेन दे अकर। ठीक है, तो 2004 से ऑपरेशनल है, बट 2008 के अंदर जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंगली जो सर्टेन है उसको अब नेशनल एजेंसी टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी एक एडिशनल रोल दे दिया गया था। पहले कंप्यूटर्स के केसेस में था, 2008 के अमेंडमेंट्स के बाद वो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट भी बना दिया गया उसे। ठीक है, सो कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स कोई होते हैं, फोरकास्ट एंड अलर्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो आपने देखा होगा कि आपको न्यूज़ में आपको मैसेजेस कई बार आते हैं सर्टेन की तरफ से, ठीक है, कि आने वाले टाइम पे या मे बी ऐसे कोई कॉल आती है या फ्रॉडुलेंट कॉल आती है, यू डू नॉट नीड टू शेयर योर OTPs एंड एवरीथिंग, है ना। तो वो इन्फॉर्मेशनल चीज़ें जो है, डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है या अवेयरनेस के लिए भी काम करती है। देन इमरजेंसी मेजर्स फॉर हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स अगर हो, कोऑर्डिनेशन ऑफ साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्टिविटीज, guidelines, advisories, vulnerability notes, white papers relating to information security practices या procedures, prevention कैसे की जा सकती है, response and reporting of cyber incidents कहाँ जाके आपको करने हैं। सर्टेन की वेबसाइट पे ही वैसे ऑप्शन होती है आपके पास कि आप जाकर अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम है, साइबर रिलेटेड कोई इशू ऐसा होता है ना, तो आप वहाँ पे जाके भी बता सकते हो। देन सच अदर फंक्शंस रिलेटिंग टू साइबर सिक्योरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सारी की सारी सर्टेन के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी आ गई। देन वर्ल्ड अर्जेंटली नीड्स अ ग्लोबल अप्रोच ऑन AI रेगुलेशन, इंसिस्ट UN टॉप नॉच चीफ। ठीक है, अब टेक चीफ जो है उन्होंने यही चीज़ बोली, जो कि डोरीन बॉगडन है, उन्होंने यही चीज़ बोली कि अब AI जो है इट इज़ अ रिसोर्स जिसका मिसयूज होना बहुत इजीली पॉसिबल है। जैसे कि अब हमारे पास जॉब लॉसेस का मे बी रिस्क है, यहाँ पर डीप फेक्स का रिस्क आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोसाइटीज फैब्रिक फ्रेम। तो उन्होंने कहा कि अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिवली यूज़ करोगे तो बहुत बेनिफिट है, नेगेटिवली यूज़ करोगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो नेगेटिवली वो यूज़ ना हो तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे एटलीस्ट एक रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उन्होंने ये चीज़ बोली। तो अब इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए तो उसके लिए एक इंटरनेशनल रेगुलेशन हो, जिस वजह से हम जो ये नेगेटिव्स हैं वो होने से रोक सकते हैं। जब हम पॉजिटिव्स की बात करें तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर R&D होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, कि यूजेज इसकी कैसे पॉजिटिव तरीके से की जा सके, किस तरीके से इसे हम यूज़ कर सकें फॉर एनहांसिंग द टेक्नोलॉजीज इन आवर लाइफ, है ना, कि उसको इनकलकेट कैसे किया जा सकता है, उसे हम एग्रेसिवली लो रेगुलेशन स्ट्रैटेजी के साथ परस्यू कर सकते हैं। एंड US शुड टेक अ लीड एंड इट शुड स्टे अहेड ऑफ चाइना ऑन AI, ये उन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पर दी है। ठीक है, अब उन्होंने यही बोली कि रिमूव रेड टेप एंड वनरस रेगुलेशंस दैट कुड हिंडर प्राइवेट सेक्टर AI डेवलपमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर से भी उन्होंने एक्चुअली में ये चीज़ बोली कि इतना ज़्यादा उनको एक्सेस यहाँ पे AI का नहीं दिया जाना चाहिए, मिसयूज भी कर सकते हैं। क्यों? अब प्राइवेट सेक्टर के केस में क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका कॉस्ट जो है आइडिया होता है। ठीक है, तो उनको लोगों की लाइफ से इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो आप बाद में रेगुलेशन ही नहीं सेट होगी तो आप कैसे क्या करोगे, है ना, क्या एक्शन लोगे? तो रेगुलेशंस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन एजेंसी के थ्रू उन्होंने बोला है कि ये काम करवाया जाना चाहिए, कि रेगुलेट किया जाना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। सो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई है। तो कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ पे क्या ही है, AI को लेकर कॉन्टेक्स्ट है कि AI के रेगुलेशंस कैसे मेंटेन किए जाने चाहिए। तो इससे जुड़ा सवाल यही है कि एडिशनल चीज़ आपको UN की वेबसाइट पे यहाँ पर मिलेगी कि एज पर यूनाइटेड नेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सपोर्ट एडवांसमेंट्स इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 3, 15, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि इन ऑल दीज अफेयर्स एंड मोर AI हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू सपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस बाय प्रमोटिंग व्हाट, इंक्लूसिविटी, reducing inequalities, helping to accelerate nearly 80% of the sustainable development goals and strengthen किए जा सकते हैं work of the United Nations system। तो उन्होंने कहा हम AI को यूज कर सकते हैं, बट एक यही ड्रॉबैक है कि रेगुलेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमारे पास गोल्स, हेल्थ केयर के केसेस में एनालिसिस हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 यहाँ पर है, अभी उसको हम और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्रॉप मॉनिटरिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 and 15 काम आएगा।
पर्सनलाइज लर्निंग या एजुकेशन के केस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 आएगा हमारे पास, एंड ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेज के लिए ये काम किया जा सकता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ गेम चेंजर इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट कैन हेल्प द यूएन टू रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है कि आपस में लोग या नेशंस कोलैबोरेट करके क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर सकते हो, एक अच्छी तरीके से आप इसे यूज करके लोगों की जिंदगियां बचा सकते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के केसेस में उन्होंने बोला 0 हंगर। ठीक है, 3 के गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ सेक्टर में हम इनको यूज कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, लाइफ ऑन लैंड के लिए यूज कर सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। तो ऑल टुगेदर ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर लिखी है। देन ट्रम्प कंफर्म्स डील विद यूरोपियन यूनियन सेट्स 15% एक्सपोर्ट टैरिफ्स। तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, दैट इज कि हमारे पास जो अब यूएस की टैरिफ वॉर चल रही थी, उसके बेसिस पे यूरोपियन यूनियन को अगस्त 1 का एक अल्टीमेटम दिया गया था। ठीक है, उससे पहले पहले अगर डील हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम 25% एड ऑन टैरिफ्स लगेंगे। यानी कि ओरिजिनली 10% तो बेस टैरिफ है ही है, बट उसके बाद 25% एडिशनल और लगेगा। बट उसके अलावा अगर हम देख रहे हैं तो ट्रेड डील के बेसिस पे हमारे पास 25 नहीं 15% एक्सपोर्ट टैरिफ्स ऑलरेडी लग गए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, जो कि अभी के एग्जिस्टिंग टैरिफ से ऑटोमेटिकली 10 to 12% ज़्यादा है। अगर आप देखें तो करंटली 4.8% पे चल रहा है, तो अब एडिशनल यहाँ पर 10% ऑलरेडी देना पड़ेगा। बट अगेन उन्होंने पैसा यहाँ पर बचा लिया है यूरोपियन यूनियन ने, कि एक ट्रेडिंग रिलेशनशिप वर्थ एन एनुअल 1.9 ट्रिलियन इन द गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर बचा लिए। ठीक है, तो उसके केसेस में अब अगर उनको आप कह सकते हो कि ये ट्रेड डील नहीं सही से बैठी जाती या नहीं अच्छे से होती, तो यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी एक चीज़ का ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था, जो कि अब कलेक्शन ऑफ या कोलैबोरेशन ऑफ 27 कंट्रीज है। उन्होंने बोला था कि अगर ये ट्रेड डील सही से नहीं होती है तो हम 109 बिलियन यूएस गुड्स जो हमारे यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं एयरक्राफ्ट एंड कार्स को लेकर, उनके ऊपर भी हम सेम 25% ही टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, सो अगर ये चीज़ होती तो उन्होंने अभी रेप्लिकेट करने की यहाँ पे बात की थी, बट अभी उनका जो डिसीजन है आपस में जो टैरिफ डील है वो हो चुकी है, 15% एक्सपोर्ट टैरिफ्स लगेंगे। तो ऑटोमेटिकली इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ जापान। जापान के केस में भी 15% पे एग्रीमेंट हुआ है, बट अभी इंक्लूडिंग दोज ऑफ ब्लॉक्स क्रूशल ऑटो सेक्टर विच इज करंटली बीइंग टैक्स्ड एट 25%। तो अब जापान के केस में भी या यूरोपियन यूनियन के केस में भी जो 25% पे भी टैरिफ था उसमें भी कटौती यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली आपको चीज यहाँ पर दिखेगी। सो विच नेशंस अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन दैट इज ड्यूरिंग द फॉर्मल रिकॉग्निशन। तो 1990s की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि फाउंडिंग मेंबर नहीं है ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है? हमारे पास पोर्टुगल, स्पेन, लातविया, लग्जमबर्ग दिया गया है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, कि दिसंबर 31, 1994 को यूरोपियन यूनियन में 12 ऐसे मेंबर स्टेट्स थी जो कि इसकी फाउंडिंग मेंबर्स मानी जाती हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, इटली एंड लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, पोर्टुगल एंड यूनाइटेड किंगडम। 1995 जनवरी से ये अब 3 मेंबर्स इन्होंने और ऐड किए थे, दैट वाज ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। तो अब आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, तो आप मुझे बताओ कि लातविया कौन से ईयर में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना था? ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एयरपोर्ट जो है वो अब शुरू हो गया है, उसके ऊपर काम फ्यूचर रेडी। तो कौन सा एयरपोर्ट है वो? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बेसिस पे ये काम कर रहा है, एंड साथ में ही अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम कर रहा है, तो ये ग्रीन प्रोजेक्ट है या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की तरह आप इसको मान सकते हो। ठीक है, अब इसका बेसिक आइडिया क्या है कि ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड ग्रोथ के ऊपर हम काम करें। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक IT पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी भी इंक्लूड की जाएगी एयरपोर्ट वाली साइड पे ही, एंड एयरपोर्ट वाइड डिजिटल अपग्रेड यहां पर आपको टेक्नोलॉजिकली मिलते रहेंगे। तो 150 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसकी प्रोडक्शन होगी एडवांस डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, एंड क्रिएट किया जाएगा ऐसा कमर्शियल इकोसिस्टम जो कि अब एक बड़े वर्जन या बड़े विजन का एक पार्ट होगा, जो कि इंटीग्रेट करेगा सस्टेनेबिलिटी को टेक्नोलॉजी के साथ एंड रीजनल डेवलपमेंट के साथ, जो कि एक ऑपरेशन दैट इज अ कोर ऑपरेशन ऑफ द एयरपोर्ट माना जाएगा। तो ये 200 करोड़ का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जो कि हार्नेस करेगा क्या? स्मार्ट टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने के लिए सेफ एंड सीमलेस एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस आपको ऑटोमेटिकली द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होने के तहत, एंड 7 इंडियन एयरपोर्ट्स जो हैं उसको फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के अंडर आप कह सकते हो कंसिडर किया जाएगा। उनमें से एक कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी माना जा रहा है। तो अब ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए कोलैबोरेशन होगी
कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की विद BPCL, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने में हेल्प करेगा एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प करने वाला है। तो 1 मेगावाट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी इसकी 220 kgs पर डे एंड टोटल अगर हम देखें तो सोलर पावर एयरपोर्ट माना जाएगा इसको। अब ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स के साथ, क्यों? अब क्लीनर एंड ऑल्टरनेटिव कन्वेंशनल फ्यूल्स से हटकर क्लीनर फ्यूल्स की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, एक ऐसी लीडिंग डेस्टिनेशन होगी मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज के लिए। तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल सर्विसेज रिपेयर का सिस्टम भी अवेलेबल होगा यहाँ पर। तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा, तो बाहर से जो नेशनल या इंटरनेशनल जितनी भी फ्लाइट्स हैं, इमरजेंसी लैंडिंग के टाइम पे भी उनको ये हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा, रेवेन्यू भी बढ़ने के चांसेस है ना। तो रेवेन्यू बेटर आ सकता है। तो कॉम्पिटेटिव हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटिव होगा फॉर ये MRO सर्विसेज विद इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये प्रोजेक्ट है, जो कि एनहांस करेगा कैपेसिटी, इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी, जनरेट करेगा लॉन्ग टर्म रेवेन्यू फॉर द कंट्री ऑफ इंडिया। तो GDP में ये हेल्प करने वाला है। तो अब इसमें क्या क्या होगा, कार्गो टर्मिनल है, एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विसेज होंगी मॉडर्नाइजेशन के साथ, जिसमें अब इंड्यूस किया जाएगा क्या, लेटेस्ट सेफ्टी सिस्टम्स को, पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी इसके अंदर लगाया जाएगा एंड एरोट्रोपोलिस मॉडल, इसको अब जैसे हम मेट्रोपोलिस बोलते हैं मेट्रो सिटीज़ के लिए, है ना, तो ये एट्रोपोलिस जो वर्ड आया है एग्जैक्टली एयरपोर्ट रिलेटेड सिटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इन ग्रांटिंग कमर्शियल एंड लाइफस्टाइल जोन सिस्टम्स अराउंड द एयरपोर्ट यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। देन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, सिंपल सा सवाल है, हाइड्रोजन एंड प्रोसेस। पहले हमने टाइप ऑफ हाइड्रोजन को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया था, प्रोसेस के साथ अब हम देखेंगे स्टीम रिफॉर्मिंग जो है वो टर्कोइस हाइड्रोजन के साथ, मीथेन पायरोलिसिस ब्लू हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस ग्रीन हाइड्रोजन। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलिसिस। दैट मीन्स वाटर की सेपरेशन से जब हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय गिविंग इट अ करंट, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होते हैं। ये हमारा करेक्टली पेयर है मैच। ये बाकी दोनों की अदला बदली कर दी गई थी। स्टीम रिफॉर्मिंग, स्टीम क्या है, अब एक तरह से पानी है जो कि उसका अगर हम देखें तो गैसियस फॉर्म में वो पानी एग्जिस्ट करता है। जब हम उससे हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। मीथेन पायरोलिसिस, तो अब पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा बायोमास in the absence of air या in the absence of ऑक्सीजन अगर बर्न किया जाता है अबव 500 डिग्री सेल्सियस को पायरोलिसिस बोलते हैं। एंड मीथेन को इसी तरीके से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर्स पे जब हम करते हैं, क्या बर्न करते हैं, तो हमें टर्कोइस हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम टर्कोइस हाइड्रोजन बोलते हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। देन टेक्सटाइल सेक्टर इज एमर्जिंग एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। तो मन की बात के अंदर उन्होंने ये चीज़ बोली कि जितने हमारे एक्सप्रेशन है इंडिया की, वो कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर हमारे पास पावर है। विमेन विलेजर्स डिजाइनर्स फ्रॉम सिटीज एल्डरली वीवर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उन्होंने 10th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल हैंडलूम डे जो कि अगस्त 7 को हर साल होता है, उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमें हैंडलूम यानी टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा आगे काम देखने को मिलेगा। एंड अगस्त 7 की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट 1905 के अंदर अगस्त 7 को ही लॉन्च किया गया था। सो अब इसी वजह से अगर हम देखें तो 3 टाइम्स सेलिंग हुई है सेल्फ मेड पैठनी साड़ीज़ की, संथली साड़ीज़ की। एंड हम इंस्पायर हो सकते हैं फ्रॉम द मानक अभियान स्कीम, जहाँ पे चिल्ड्रन एवरी 5 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्कूल, जहाँ पे उनको इनोवेशन अमंग यंगस्टर्स जो है वो करने का मौका मिलता है। तो मन की बात में उन्होंने ये बोला कि जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसके बाद से लोगों का या बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो साइंस वाली साइड पे ज़्यादा हो गया है। सो उसके लिए ही उन्होंने ये इंस्पायर मानक अभियान को लॉन्च किया है कि हर एक स्कूल से 5 बच्चे जो कि अब इनोवेशन सेक्टर में हेल्प कर सकते हैं पोस्ट, अब जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद से ही हम देख रहे हैं ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, राइट। तो उन्होंने ये चीज़ बोली। एंड उन्होंने यहाँ पर 12 मराठा फोर्ट्स जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंक्लूड हुए हैं उनकी भी रेफरेंस दी। देन खुदीराम बोस का भी एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने अब अगेन ही वॉज हैंग्ड इन ऑन अगस्त 11, 1908 बिहार के अंदर, राइट। तो उन्होंने उनका एग्जाम्पल भी दिया कि यूथ को उनसे भी इंस्पायर होना चाहिए। एंड ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो कि पहली बार कंडक्ट कराए गए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, जहाँ पे आइडेंटिफाई की गई हैं 40 स्पीशीज यूजिंग साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस एंड एआई। तो एआई का यूज यहाँ पर भी हो गया है, ठीक है। 4500 सिटीज एंड टाउन्स जिन्होंने अब क्लीनलीनेस ड्राइव के अंडर नई एंट्री डाली है, ठीक है, या न्यू तरीके से एंटर हुए हैं। तो 15 करोड़ लोगों का यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑल ओवर द कंट्री हो गया। तो एक तरह से अप्रिसिएशन दिया उन्होंने, ठीक है। तो इससे जुड़ा सवाल अब हम देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। लाहौर सेशन एंड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। 26 January, Gandhiji promoted to celebrate independence in a traditional way. Salt March begins. Salt was made by Gandhiji and salt laws were broken at Danti. Gandhi-Irwin Pact signed.
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, आपको चूज करना है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑलरेडी आपको करेक्ट फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी से लिया गया सवाल था। लाहौर सेशन होता है दिसंबर 1929 में, जनवरी 26 आपको दे दिया गया है, तो ईयर आपको 1930 का पता ही होगा। ठीक है, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सॉल्ट मार्च की जब हम बात कर रहे हैं तो वो मार्च 1930 में हुआ है। सॉल्ट लॉ ब्रेक जो हुआ है वो अप्रैल 1930 में हुआ, एंड उसके बाद गांधी अर्बन पैक्ट जो है मार्च 1931 के अंदर साइन किया गया। देन हाउ इंडिया इज प्रिपेयरिंग अगेंस्ट ग्लोफ इवेंट्स। तो अब हमें पता है ग्लेशियर लेक्स जो हैं उनकी जब आउटबर्स्ट की वजह से फ्लडिंग होती है वो ग्लोव्स होते हैं, तो इस तरह से आप इसको होमवर्क लेके चल सकते हो अपना। ठीक है, दोबारा से इसको आप एक लाइट रीडिंग दे दो, कुछ भी नहीं है इसमें, रिवर्स के नाम है जिनको आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर बेसिकली जिस्ट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के अकॉर्डिंगली हिमालयन रीजन के अंदर 11 रिवर बेसिन्स हैं, जिसकी वजह से 28,000 ग्लेशियर लेक्स जो कि एट स्टेक है यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी चीज़ ये, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने एक्सेलरेट किए अपने एफर्ट्स के मैनेज किया जा सके ये जो इंक्रीजिंग रिस्क हैं विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, जब भी ऐसा कोई रिस्क है उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं एंड प्रोएक्टिवली शिफ्ट कर सकते हैं लोगों को डिजास्टर होने से पहले। ठीक है, पहले ही उनको हमने शिफ्ट कर दिया। क्रिटिकल पैरामीटर इसमें होगा कि एनकरेज करें हम इंडियन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को और साइंटिफिक एक्सपर्टीज को, जिस वजह से हम साइंस को अब यूज करके क्या कर सकते हैं, लोगों को इजीली इस डिजास्टर से बचा सकते हैं। ठीक है, एकदम से बहुत ज्यादा डाउनपोर हो जाता है वाटर का। तो सवाल यही है कि राइज इन द रिवर बेड लेवल कॉजेज द रिडक्शन इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। सेकेंड, एज पर इंडियाज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द इंडियन हिमालयन रीजन इज होम टू 11 रिवर बेसिन्स and 28,000 glacial lakes. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों। तो कैरिंग कैपेसिटी का ना एक बेसिक सा मतलब होता है कि सपोज कीजिए ग्लास है पानी का, है ना, तो अब उस ग्लास के अंदर जितना पानी आ सकता है वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल 250 ml का ग्लास है आपके पास, तो वो 250 ml से ज़्यादा पानी नहीं ले सकता। उसी के अकॉर्डिंगली जितनी भी रिवर है, ठीक है, उसकी जितनी भी कैरिंग कैपेसिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है, ठीक है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी सपोज कीजिए कि 200 ml है, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, राइज इन द रिवर बेड लेवल, राइज किस वजह से हो रहा है, जब सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी ना कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। तो अब सपोज कीजिए 50 ml जो है हमारे पास यहाँ पर सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो बाकी कैरिंग कैपेसिटी तो हमारे पास 200 ml ही रहेगी ना। तो जो अब पानी 200 ml इसके अंदर हो सकता था उसमें से 50 ml तो सिल्ट ले लिया, तो 150 ml ही इस पर पानी आ सकता है या वाटर आ सकता है, तो रिडक्शन इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर होगी ऑटोमेटिकली। सो एज पर द इंडियन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में ऑलरेडी आपको बता चुकी है सेकेंड चीज कि 11 यहाँ पर रिवर बेसिन एंड 28,000 ग्लेशियर लेक्स एग्जिस्ट करती है हिमालयन रेंज के अंदर। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। देन आपके पास ये एक होमवर्क है, इसको आप लाइट रीडिंग दे सकते हैं। ठीक है, कि कैसे टर्की या आप कह सकते हो कि ऑटोमन एम्पायर जो है उनको ब्रेक डाउन करके डिफरेंट रीजन जो है वो बन गई हैं, उस वजह से स्पेसिफिकली जो टर्की का कुर्दिश लोगों के साथ आपस में एक तरह से एक पीस पैक्ट हुआ है, उसके ऊपर इंडिया की कैसे हेल्प सीख की जा रही है इनडायरेक्टली, वो आपको पता लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास एक ऑनगोइंग बैच है फॉर यूपीएससी 2026, इसको जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, लिंक इन दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।